टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो जिसमें से जनरल नॉलेज के मैंने सिर्फ फर्स्ट के पेपर में सॉल्व करा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे सिर्फ 2 के पेपर देखेंगे, ठीक है। 28 जनवरी के देखेंगे। और जिसने प्रीवियस ईयर के हमारे मतलब लास्ट ईयर वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा। जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके अभी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है तो कितनी होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 455 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। इसके मतलब इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है 455 से 390 होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का, ठीक है। आइए देखते हैं आगे कुछ हम पढ़ेंगे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। जैसे आपके मतलब अभी बैंगनी पूछा गया, हो सकता है कि किसी और शिफ्ट में कोई और पूछ ले, तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं बताती हूँ। जैसे बैंगनी रंग का अगर बोला जाएगा तो 300 से 450 नैनोमीटर, नीला बोला जाएगा तो 450 से 495 नैनोमीटर, हरा तो 495 से 570 नैनोमीटर, पीला 570 से 590 नैनोमीटर, नारंगी 590 से 620 नैनोमीटर, लाल 620 से 750 नैनोमीटर। तो आपको तरंग दैर्ध्य आवृत्ति पता होनी चाहिए, ठीक है। मेगाहर्ट्ज़ और टेराहर्ट्ज़, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आवृत्ति अगर पता होगी ना तो ज़रूर अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे बैंगनी के बाद नीला है, नीला के बाद हरा है, हरा के बाद पीला। एक सीरीज़ चल रही है जैसे 380 से 450 तक, 450 से 495, तो ये बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज़ है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, देखिए आगे मक्खन का सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मक्खन किसका उदाहरण है। तो मक्खन हमारा जो है उदाहरण, सही उत्तर हो जाएगा पायस। मक्खन पायस का उदाहरण होता है। पायस क्या होता है? पायस वे मिश्रण होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक बूंदों या छोटे या अति सूक्ष्म आकार का होता है जो एक दूसरे में फैल जाता है, उसे मक्खन किसका उदाहरण होता है? पायस का। पायस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पायस, इसमें भी हमने पायस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसको ना समझ में आए उसके लिए तो देखते हैं पायस क्या है। पायस जो है ये कोलाइड जैसे पायस में 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रवों का परिक्षेपण होता है। तेल और जल अमिश्रणीय होते हैं, मतलब तेल और जल को अगर मिलाया जाएगा तो ये मिलेंगे नहीं, यानी मिश्रणीय नहीं है, अमिश्रणीय होते हैं। और मिश्रित और हिलाने पर पायस बनते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा हिलाया जाए, मिलाया जाए तो क्या बनेंगे? पायस बनेंगे। तेल की छोटी छोटी बूंदें पूरे जल में समान रूप से फैल जाती हैं, ठीक है। आगे क्या है, प्रकाश के विरूपण की घटना के कारण पायस आमतौर पर धूमिल रहते हैं। प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य के एक अधिक प्रकीर्णन के कारण पतला पायस अक्सर नीला दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पतला पायस अक्सर नीला कब दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य के कारण जो प्रकीर्णन होता है, अधिक प्रकीर्णन के कारण पतला पायस अक्सर नीला दिखता है। विलयन देखते हैं क्या होता है। देखिए विलयन का परिणाम तब होता है जब किसी दिए गए तापमान पर विलेय और विलायक के बीच पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है, ठीक है। आगे क्या है, किसी विलेय की विलायता तापमान पर निर्भर करती है और बढ़ते तापमान के साथ है, ठीक है। मतलब कहने का ये है, जैसे विलयन और विलायक अगर आपको एग्जांपल में बताऊं तो जैसे आप घोल ले लीजिए, शरबत बनाते हैं तो विलायक यानी चीनी और पानी को मिलाते हैं। अगर उसे तापमान दें सही, मतलब गैस पे चढ़ाएं तो जल्दी मतलब मिक्स हो जाता है, विलयन जल्दी बन जाता है। बट अगर रख दें ऐसे तो वो धीरे धीरे बनता रहता है। तो वही हमारी सेकेंड लाइन में लिखा है कि ये तापमान पर निर्भर करता है, बढ़ते तापमान के साथ बढ़ता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे क्या है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है। देखिए निलंबन जो हमारा होता है ये अघुलनशील ठोस कणों को तरल माध्यम में, देखिए फिर से देखते हैं क्या है, अघुलनशील ठोस कणों को तरल माध्यम में फैलाने पर निलंबन प्राप्त होता है। विलेय के कणों को हिलाने पर माध्यम में समान रूप से तितर बितर किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि अघुलनशील ठोस कणों को तरल माध्यम में फैलाने पर निलंबन प्राप्त होता है और विलेय के कणों को हिलाने पर माध्यम में समान रूप से तितर बितर किया जा सकता है। लेकिन यदि विलेय कणों को बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो 0.5 से 5 माइक्रोन तक के विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे निस्पंदन या केंद्रस्परक द्वारा
विलयन से अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कोलाइड क्या होता है। एक कोलाइड परिणाम तब होता है जब 1 से 1000 नैनोमीटर व्यास के कणों को तरल विलायक में मिलाया जाता है। ठीक है, आगे एक कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण समझते हैं आप लोग। आगे देखते हैं क्या है, और विलय स्थायी होने पर नहीं जमता है। आगे कोलाइड को विलयनों से अलग किया जा सकता है क्योंकि वे प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करते हैं। आगे दूध एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है जिसमें वसा के कण समान रूप से जल में वितरित होते हैं। मतलब दूध जो होता है एक तरह का विलयन का उदाहरण होता है जिसमें वसा के कण समान रूप से जल में वितरित होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कोलाइड समझ में आ गया होगा। ले नंबर देखिए, मैं बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना बता रही हूँ कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर आपको चारों ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन भी आपको आते हुए होंगे तो एक नहीं आता होगा तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर 50-50 भी है तो चांसेस होने के 50% सही भी हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो किस में नहीं होंगे? सही उत्तर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट देखिए, क्रिस्टलीकृत क्या होता है? जल लवण की क्रिस्टलीय संरचना में मौजूद जल के अणुओं की संख्या को दर्शाता है। मतलब क्रिस्टलीकृत जो होता है ये दर्शाता है कि जल के कितने अणु उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे आपको अभी नहीं पता होगा ग्लेबोर सॉल्ट क्या होता है, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट, तो इसके लिए आपको रासायनिक यौगिक मतलब जो दिए होते हैं इनके रासायनिक सूत्र आपको पता होंगे। अगर पता होंगे तो आप इसको बहुत ईजिली से कर लेंगे। आगे देखते हैं, कुछ हमने इसके ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करना बताया कि कैसे एलिमिनेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसका देखो ग्लोबल नमक जो है, ग्लोबल सॉल्ट, उसको हमने बोला है Na2SO4.10H2 इसका सूत्र होता है जिसमें अणुओं की संख्या आप देख सकते हैं 10 है। धावन सोडा कितना है? इसके अणुओं की संख्या भी देखिए, जल के अणुओं की संख्या 10 है। Na2SCO3.10H2 ये हमारा क्या हो जाता है? धावन सोडा। बोरेक्स देखिए, बोरेक्स क्या होता है? Na2BO4 7.10H2 इसमें भी जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10। आगे देखते क्या है, सेंधा नमक MgSO4.7H2 इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी? 7। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, आपने खुद देखा कि जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें हमारे जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10। बट सेंधा नमक ऐसा है जिसमें क्या है? 7H2O है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या 7 है, तो 10 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, हमने इसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। की पॉइंट्स हमारे ये कह रहे हैं, इसलिए तालिका से यह स्पष्ट होता है कि केवल एप्सम सॉल्ट में क्रिस्टलीकृत जल नहीं होता है। मतलब एप्सम सॉल्ट ऐसा होता है जिसमें क्रिस्टलीकृत जल नहीं होता है। मतलब 10 जल के अणुओं की संख्या नहीं होती है। ग्लोबर का नमक क्या होता है? यह सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम है। मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट। आगे देखते हैं क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि वर्ष तो मतलब 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही आंसर इसका हो जाएगा विलियम मुयर ने की है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में सर विलियम मुयर ने की है। यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब किसके द्वारा स्थापित किया था? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब ये कॉलेज ऐसा है, ये विश्वविद्यालय ऐसा है जिसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर मतलब संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए, हमने सर विलियम मुयर के बारे में बता दिया, बट आपको अगर 3 ऑप्शन और पता होंगे तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे कि जोनाथन डंकन ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया। ये क्वेश्चन जो है इलाहाबाद हो गया। ऐसे बनारस विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया था, संस्कृत बनारस के विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लिया था किसने बनाया, तो समय कन्फ्यूजन हो जाता है। और देखो, पेपर बनाने वाला इतना ज़्यादा मतलब होशियारी से बनाता है कि बच्चे फंसे, बच्चे कन्फ्यूज़ हों। देखो, जो हमारे मदन मोहन मालवीय हैं, जोनाथन डंकन है, इन्होंने भी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, बट अलग अलग विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। देखिए, सर विलियम मुयर जो हैं, इनके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये कौन है। तो देखिए, सर विलियम मुयर जो हैं ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के एक स्कॉटिश ओरिएंटलिस्ट ऑफ औपनिवेशिक प्रशासक थे। उन्होंने ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया। मतलब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया, किस प्रांत में? उत्तर पश्चिम प्रांत में। ठीक है, आगे क्या है, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की, आपके क्वेश्चन पेपर में आया, आपने बता लिया, आपको आता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखते हैं कौन है।
देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, आगे क्या है, वह 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे। मतलब कहने का ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे राष्ट्रपति कौन रहे तो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो आपके टीचर डे होता है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं, हमारे ऑप्शन 2 भी बचे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है। जोनाथन डंकन, देखिए जोनाथन डंकन जो थे, इन्होंने बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जोनाथन डंकन ईस्ट इंडिया कंपनी के निवासी थे। कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के निवासी थे। ठीक है, आगे देखते क्या है। वह एक भारतीय शिक्षा सुधारक थे। ठीक है, वह एक भारतीय शिक्षक थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। ठीक है, वे 1916 ईस्वी में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। ठीक है, तो प्रमुख संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में की थी। आगे देखते हैं क्या है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक अभ्युदय 1907, द लीडर ऑफ इलाहाबाद, एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक 1909 और हिंदी मासिक मर्यादा 1902 प्रकाशित किया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है। देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 ईस्वी में नियुक्त की गई थी। ठीक है, 1963 में नियुक्त की गई थी, बात सही है। अब ये पूछ रहे क्वेश्चन, क्या घुमा के पूछा इन्होंने, उन्होंने किस भारतीय सरकार का नेतृत्व किया, मतलब किस भारतीय राज्य की सरकार का नेतृत्व किया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। आगे देखते हैं, हमने कुछ की पॉइंट्स इसके बताए हैं। सुचेता कृपलानी जो हैं, इन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। वह कानपुर निर्वाचन से क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी। मतलब कानपुर से इनका निर्वाचन हुआ था, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। आगे देखते क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने और भी हाईलाइट कर दिए। क्या है, भारत को अपनी पहली प्रधानमंत्री 1966 में मिली, जब इंदिरा गांधी सत्ता में चुनी गई। पहली प्रधानमंत्री कब चुनी गई थी? पहली महिला प्रधानमंत्री 1966 में चुनी गई थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। आगे देखते क्या, सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक भारत पर शासन किया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, देखिए, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कौन चुने गए थे? तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली इन्होंने। वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मार्च 2022 के अनुसार हैं। मतलब वो वर्तमान में भी हैं। अभी 2022 में चुनाव हुआ था तो ये योगी आदित्यनाथ जीते थे, तो उसी के अनुसार अभी भी हैं। हमने कुछ की पॉइंट्स इसके लिखे हैं, देखिए क्या क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब इसके पहले भी 3 राज्य बड़े बड़े हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। ठीक है, जिनमें से 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत होते हैं। मतलब कहने का ये है कि 403 तो निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और 1 मनोनीत होते हैं। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश में राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। या भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते क्या है। भारत में ये पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे हमारा जो की पॉइंट्स इसके लिखे हैं, मैंने की पॉइंट्स नहीं लिखे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? देखिए अभी तक आप लोगों को लगता होगा उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, बट नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं क्या है। 1902 ईस्वी से प्रांत को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1937 में इसे छोटा कर संयुक्त प्रांत का या यूपी कर दिया गया। 1937 में इसे छोटा कर संयुक्त प्रांत या यूपी कर दिया गया था। आगे भारत के संविधान के तहत जनवरी 1950 में एक बार फिर इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पहले संयुक्त प्रांत नाम था 1937 से 1950 तक। 1950 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया। आई आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आगरा। कैलाश मेला आगरा में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, कैलाश मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आगे यह त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। या एक पत्थर के लिंगम के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति को मानने के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए आगे हमने कुछ और भी मेले हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा मेला जो है वो बटेश्वर मेला है। जो आगरा में रहते हैं उन्हें ये बात पता होगी बटेश्वर मेला के बारे में, बट हम जो लोग नहीं रहते उन्हें नहीं पता है, तो उनके बारे में पढ़ते क्या है। देखिए बटेश्वर शहर आगरा से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बटेश्वर शहर है। ठीक है, वहाँ पे मेला लगता है, इसलिए उसका नाम बटेश्वर मेला है। इसका नाम यहाँ पर उपस्थित बटेश्वर महादेव के नाम पर रखा गया है। यह शहर अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें कई हिंदू देवी देवताओं के 108 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर हैं। भगवान शिव को समर्पित अक्टूबर नवंबर के महीने में यह एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब बटेश्वर मेला एक ऐसा मेला है जिसमें अक्टूबर या नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। ये वार्षिक मेला है। ठीक है, महीने भर चलने वाला इस आयोजन के दौरान भगवान के हजारों भक्त यमुना नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे क्या है? पशुधन और पशु मेला इस मेले का एक हिस्सा है। ताज महोत्सव क्या होता है? यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो फरवरी के महीने में 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। देखिए बटेश्वर मेला 1 महीने के लिए और जो ताज महोत्सव है वो 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार कला, शिल्प, संस्कृति, भोजन की एक पारंपरिक विधिवत और लोक अभिनय का प्रदर्शन है। गजल और मुशायरे मतलब कविता प्रदर्शन अन्य मुख्य आकर्षण है। इनका नाम पीठसीन देवता बटेश्वर महादेव के नाम पर रखा गया। भगवान शिव को समर्पित अक्टूबर नवंबर के महीने में ये वार्षिक मेला आयोजन है। देखिए ये जो 2 पॉइंट्स हमारे फिर से कवर हो गए, ये हमारे बटेश्वर मेला के हैं, तो ताज महोत्सव के नहीं है, तो प्लीज़ इसे आप स्किप करिएगा। आगे देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो कौन सी सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर पीलीभीत जिले के स्थित है और सभी शाखाओं को मिलाकर इसकी लंबाई 938 किलोमीटर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। शारदा नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। देखिए इसका निर्माण वर्ष 1928 ईस्वी में किया गया शारदा नहर का। ठीक है, शारदा सहायक परियोजना को घाघरा नदी के बाढ़ के जल को शारदा नदी में मोड़ने के लिए परिकलित किया गया था। शारदा नहर समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं आगरा नहर। आगरा नहर एक महत्वपूर्ण भारतीय सिंचाई कार्य है जो दिल्ली के ओखले से शुरू हुआ। आगे नहर अपना जल ओखला में यमुना नदी से प्राप्त करती है। मतलब नहर जो है अपना जल ओखला में यमुना नदी से प्राप्त करती है, जो नई दिल्ली के दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए
आगे देखते हैं ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से शुरू होती है और ऊपरी गंगा नहर की लंबाई कितनी है 298। आगे निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर नरोरा से शुरू होती है। निचली गंगा नहर की लंबाई कितनी है 98.8 किलोमीटर। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो देखिए किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 2000 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड। ऑप्शन के हिसाब से 2000 में आया था। वैसे इसकी अगर डेट देखी जाए तो इसका गठन 9 दिसंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसे उत्तरी प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित यह काफ़ी हद तक एक पहाड़ी राज्य है। यह उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं इसके कुछ हम मैप से पढ़ लेते हैं इसको, उत्तराखंड को। देखिए उत्तराखंड का अगर नक्शा हम देखें तो हम इसमें मतलब देख सकते हैं कि उत्तराखंड के नक्शे में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड में कुमायूं कहाँ पे है, गढ़वाल कहाँ पे है, तो यही मेन पॉइंट है। नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, है ना, पिथौरागढ़, चमोल, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का नक्शा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऊपर देखिए इधर साइड आप देखेंगे तो ये नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो वही आपसे बोला गया था, देखिए ऊपर बोला गया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना था, चीन, तिब्बत और मतलब चीन तिब्बत का मतलब चीन का तिब्बत एक राज्य है, तो वहाँ से बनाता है। पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो आप मैप से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है 1930 ईस्वी में सीवी रमन के लिए मतलब नेबल प्राइज जीता था। किसके लिए जीता था, ठीक है। तो मतलब नेबल प्राइज किसके लिए जीता था, तो इसका सही आंसर देखो, क्या भौतिक शास्त्र के लिए जीता था, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। आपको पता होगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर भौतिक शास्त्र है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनका कार्य भारत में विज्ञान के विकास को प्रभावशाली बनाना था। उन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज के सम्मानित किया गया था। जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ को पार करता है तो कुछ प्रकाश जो विक्षेपित होता है उसे तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन होते हैं, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो मतलब इन्होंने इस नोबेल प्राइज जीता था, किस लिए जीता था, जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ को पार करता है तो कुछ प्रकाश जो विक्षेपित होता है तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित होता है। तो इन्होंने ये बताया था, ठीक है। इस घटना को रमन प्रकीर्णन कहा जाता है। सीवी रमन इनका नाम है और इन्होंने यह प्रकीर्णन बताया था, इसलिए इन्हें इस घटना को रमन प्रकीर्णन कहा जाता है और रमन प्रभाव का परिणाम है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक, कौन सी पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो मतलब विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह, मतलब उसमें 10 नीति कथाएं बताई गई हैं, 10 मोरल स्टोरीज आपको बताई गई हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो बिस्ली टेल्स, क्या बिस्ली टेल्स, ठीक है। विक्रम सेठ के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, विक्रम सेठ का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षण लिया और इंग्लैंड, कैलिफोर्निया, चीन और भारत में कई वर्षों तक रहे, ठीक है। वह निम्न के लेखक हैं, मतलब निम्न पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। ब्रिस्ली टेल्स कविताओं के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, तो ब्रिस्ली टेल्स आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए ब्रिस्ली टेल्स तो रिपीट हो गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिखता तो इसलिए नहीं दिखता, इसलिए आगे बता दिया। आगे क्या है, द रिवॉर्ड अर्थ, इसमें 4 संगीत नाट्य पाठ लिबर्टी जिन्हें संगीत पर सेट किया जाना है, ठीक है। आगे क्या है, फ्रॉम हेवन लॉन लेक, तो ये क्या है, द टू लीव्स, द गोल्डन डेट, इन इक्वल म्यूजिक, द सुटेबल गर्ल, आ सुटेबल बॉय, मतलब आ सुटेबल गर्ल, आ सुटेबल बॉय लिखा है इन्होंने बुक, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो हरिवंश द्वारा लिखी गई कुछ मतलब इसकी जो पुस्तक है, आखिरी पुस्तक का नाम है 1 नवंबर 1984, मतलब 1 नवंबर 1984, ठीक है। आगे इसकी कुछ की पॉइंट्स है, हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताएं मधुशाला हैं,
अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है? प्रतीक्षा, अग्निपथ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है कविताएं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्टेनर को 1900 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज का श्रेय दिया गया। किसे? कार्ल लैंडस्टेनर। आगे, सीरालॉजी पर उनके व्यापक शोध ने प्रमुख रक्त समूहों जैसे O, A और B प्रकार संगतता परीक्षण और बाद में अनुवर्ती संक्रामकता दिया है इन्होंने। ठीक है, तो आपको याद रखना है सही उत्तर के कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे इसके किस की पॉइंट्स लिखे हैं। फ्रेडरिक स्टोमेयर कौन है? कार्ल विलमेल सीले, विलियम मोरडेक। तो देखिए क्या है, प्रोफेसर फ्रेडरिक स्टोमेयर, जिसको हम FRSE, एक जर्मन रसायनिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कैडमियम के खोजकर्ता है। कैडमियम के खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक स्टोमेयर। आगे, कार्ल विल्हेम सीले, तो वह एक जर्मन स्वीडिश रसायनक थे, मतलब रसायन विज्ञान के थे। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन, क्लोरीन और मैंगनीज की खोज की। सोचिए कितनी बड़ी बात है, इन्होंने स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन, क्लोरीन और मैंगनीज की खोज की। किसने? कार्ल विलियम सीले ने। आगे क्या है हमारा? विलियम मोरडेक। विलियम मोरडेक वह प्रकाश के लिए कोयला गैस के उपयोग में अग्रणी थे। उन्होंने भाप शक्ति के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की। कौन थे? विलियम मोरडेक। आगे, वह दुनिया के व्यक्ति थे जिन्होंने, मतलब दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर के अंधेरे होने के बाद कोल गैस का इस्तेमाल किया। तो ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशान बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को लक्षित करता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के मौजूद जलडमरू मध्य को डैश कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? तो पाक जलडमरू कहा जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या कुछ इसके मैप हमने समझाया। देखिए, तमिलनाडु आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, और आप श्रीलंका देख सकते हैं। इसके बीच में आपको पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, तो आप इस मैप को भी अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं पाक जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य। जो हमारे ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें ऑप्शन पता होने चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पाक जलडमरू मध्य दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। यह दक्षिण के पंबन द्वीप, भारत एंडम पूल, राम सेतु, सोल की एक श्रृंखला, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप श्रीलंका से घिरा हुआ है। आगे क्या है? जलडमरू मध्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग को पाक खाड़ी कहा जाता है। तो पाक खाड़ी समझ गए होंगे आप। मलक्का जलडमरू मध्य देखते क्या, यह मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप के बीच पानी का एक संकीर्ण खंड है। ठीक है, मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप। आगे, हिंद और प्रशांत महासागर के बीच प्रमुख शिपिंग चैनल के रूप में यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है। मलक्का जलडमरू मध्य। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे ये मेन है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी पुलिस के लिए ही, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एक बार हर पेपर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी होता है, और जिस पेपर का आप दे रहे हैं उसके पेपर प्रीवियस पेपर तो ज़रूर देखने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीपों के बीच में जलडमरू मध्य है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह नाम सुंडा साम्राज्य से आया है, जो जावा के पश्चिमी भाग पर शासन करने वाले एक राज्य है। आगे देखते क्या है। मलिकु कुंडू, तो मलिकु
कुंडू जो है यह मिनी क्वाय स्थानीय रूप से मलिकू के नाम पर से जाना जाता है। भारत के लक्षद्वीप में एक द्वीप है। ठीक, आगे विरंगली के साथ यह लक्षद्वीप द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी प्रवाल द्वीप मलिकू प्रवाल द्वीप पर स्थित है। आगे प्रशासनिक रूप से यह भारतीय केंद्र प्रशासित द्वीप लक्षद्वीप में एक जनगणना शहर है। तो मलिकू कुंड आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो सही आंसर हो जाएगा अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यही हमसे पूछा गया था, तो अलास्का हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़े अमेरिकी राज्य उत्तरी अमेरिका के चरम उत्तर पश्चिम में एक विशाल प्रायद्वीप पर कब्जा करता है। आगे उसकी 10,690 किलोमीटर जिसमें से 6,640 मील तट रेखा ब्यूफोर्ट और चुकची समुद्र आर्कटिक महासागर के दोनों सीमांत समुद्र, बेरिंग जलडमरू मध्य और बेरिंग सागर और अलास्का की खाड़ी, ठीक है, प्रशांत महासागर की एक शाखा से के साथ फैली हुई है। तो आज देखते हैं आगे क्या है। अलास्का को कनाडा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 48 राज्यों से अलग किया गया। कितने राज्यों से अलग किया गया? 48 राज्यों से अलग किया गया। आगे बेरिंग जल संधि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच एक जल संधि एशिया रूस का चुकची प्रायद्वीपों को उत्तरी अमेरिका अलास्का के सिवार्ड प्रायद्वीप से अलग करता है। आगे अलास्का 2 अमेरिकी राज्यों में से एक है जो किसी अन्य राज्य से सीमाबद्ध नहीं है। हवाई दूसरा राज्य है। आगे अलास्का पूर्व में कनाडा, यूकोन क्षेत्र और ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडाई प्रांत की सीमा में है। यह पश्चिम के रूस के साथ एक समुद्र सीमा साझा करता है। राज्य का उपनाम क्या है? द लॉस्ट फ्रंटियर तो है, आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। फ्लोरिडा सबसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका राज्य है जिसके एक तरफ अटलांटिक और दूसरी तरफ मैक्सिको की खाड़ी है। तो ये क्या है? फ्लोरिडा सबसे दक्षिणी अमेरिका का राज्य है जिसकी तरफ एक तरफ क्या है? अटलांटिक और दूसरी तरफ मैक्सिको की खाड़ी है। आगे इसमें सैकड़ों मील समुद्र तट हैं। रोड आइलैंड न्यू आइलैंड में एक अमेरिकी राज्य रेतीले तटों पर समुद्री तट औपनिवेशिक शहरों के लिए जाना जाता है। आगे यह न्यू पोर्ट सहित कई बड़े शहरों का घर है जो नौकायान के लिए और द ब्रेकर्स जैसे गिल्डेड एज हवेली के लिए प्रसिद्ध है। आगे मैरीलैंड एक मध्य अटलांटिक राज्य है जो चेसापिक खाड़ी और अटलांटिक महासागर पर अपने प्रचुर जलमार्गों और समुद्र तटों द्वारा परिभाषित किया गया है। आगे इसका सबसे बड़ा शहर बाल्टीमोर एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में एक लंबा इतिहास, फोर्ट मैकहेनरी जिसका जन्म स्थान यूएस है। तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है। दुनिया का तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाएगी? सबसे अधिक जनसंख्या हमारे कहाँ पे? देखिए आपको आगे पढ़ेंगे तो आगे मिलेगा भी। जनसंख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ा देश चीन और भारत है। दोनों देशों की आबादी अब 1 अरब से अधिक है। ठीक है, आगे क्या है? 325 मिलियन जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। आगे अमेरिका की जनसंख्या किसी भी अन्य विकसित देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। आगे 1990 से 2000 के बीच लगभग 33 मिलियन लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे एक समूह जो अर्जेंटीना की आबादी जितना बड़ा था और देश के लिए अब तक की सबसे बड़ी 10 वर्ष की वृद्धि है। कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए यह वृद्धि अन्य विकसित देशों में धीमी है। यह नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि के बिल्कुल विपरीत है और विकसित दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राज्य की जनसांख्यिकी स्थिति को मजबूत करती है। 2002 में 288 मिलियन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्थान था।
मतलब बी है। हालांकि यह नंबर 1 और 2 अरब जनसंख्यिकी देश चीन और भारत से काफ़ी पीछे है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा विकसित देश है, मतलब सबसे बड़ा विकसित की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट है हमारे आज का। ठीक है, हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मतलब संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा मस्कट। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में से एक नहीं है। आगे मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। संयुक्त अरब अमीरात यूएई अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में ओमान और सऊदी अरब की सीमा पर स्थित है। दिसंबर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात 6 अमीरात अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन और फुजरह का एक संघ बन गया है, जबकि 7वां अमीरात रास अल खैमा 1972 में महासंघ में शामिल हो गया। राजधानी शहर अबू धाबी है, जो 7 अमीरात में से सबसे बड़ा और सबसे धनी है। समझ गए होंगे आई होप आप। देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। देखिए 1971 में अपने संघ के बाद संयुक्त अरब अमीरात तेजी से विकसित हुआ और अब अपने आधुनिक बुनियाद ढांचे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में स्थित के लिए जाना जाता है। प्रत्येक अमीरात अपनी स्थानीय सरकार, अदालतों और पुलिस बलों के साथ अपने स्वयं के शासक द्वारा शासित होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इस पेपर में नहीं तो किसी न किसी पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। 28 जनवरी से 2 के पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। फर्स्ट में करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और प्लीज़ जो भी अदर बच्चे तैयारी करें, जो भी आपके दोस्त हैं, उन्हें भी आप वीडियो शेयर करिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से ज्वाइन हो सके। तो मैं कुछ और भी कोर्सेज हैं जो हम इसको अपने चैनल पर लाएँगे, मतलब यूट्यूब के माध्यम से। तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जो लोग हमारी पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ही सपोर्ट करेंगे मुझे, तभी मैं आगे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा पढ़ा पाऊँगी, अच्छा बता पाऊँगी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करा करिए। ठीक है।